जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के हमने ब्लॉक 2 के यूनिट 1 में देखा कि इंटेलिजेंस को किस तरीके से परिभाषित किया गया है और हमने उसकी 2 थियरीज़ को देखा कि किस तरीके से इंटेलिजेंस को स्टर्नबर्ग ने और थॉर्नडाइक ने अपने तरीके से उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। आज हम यूनिट 2 यानी कि मल्टीपल थियरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस इसके बारे में बात करेंगे। तो यूनिट 1 में जैसे हमने देखा कि कई सारी परिभाषाएँ जो हैं वो इंटेलिजेंस की दी गई थी और एक तरीके से ये देखा गया कि जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर रीज़निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग और जितनी भी संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रियाएँ हैं, सब के सब इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं, जो कि हमने पहले की परिभाषाएँ देखी थी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो कई सारी ह्यूमन की जो जितनी भी संज्ञानात्मक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि अपने पूर्व अनुभव से सीखना, नई सिचुएशन है अगर नई परिस्थिति है तो उसमें किस तरीके से समायोजन करना और किस तरीके से जो है वो एब्स्ट्रैक्टली थिंक करना, ये सब जो है इंटेलिजेंस के अंदर हमने देखा। जब अगर 20th सेंचुरी की बात की जाए, तो वहाँ पर जो फैक्टर एनालिटिक अप्रोच थी, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी और इन्होंने ये बताया कि जो इंटेलिजेंस है, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अकेला कंस्ट्रक्ट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अब अगर देखा जाए आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर बात करें, तो जो बुद्धि है उसमें कई सारी जो है मल्टीपल एबिलिटीज़ पाई जाती हैं मानव के अंदर और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो इंटेलिजेंस है केवल एक ही एस्पेक्ट से बना हुआ है या एक ही कंपोनेंट से बना हुआ है। जो इंटेलिजेंस है वो कई सारे कंपोनेंट्स को अपने में क्या करता है, इंक्लूड करता है, यानी जितनी भी मानव की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएँ हैं, उसके अंदर हमें इंटेलिजेंस के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि रीज़निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थिंकिंग है या इस तरीके की जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो हमें इंटेलिजेंस में देखने को मिलती हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये एक यूनिटरी कॉन्सेप्ट है, यानी कि अकेले का कॉन्सेप्ट है। इसमें कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर पहले की बात की जाए, तो उसमें पहले यही कहा जा रहा था कि इंटेलिजेंस इज़ अ यूनिटरी कॉन्सेप्ट और पहले के डेज़ की अगर 20th सेंचुरी की बात करें तो उसमें जो फैक्टर एनालिटिक अप्रोच थी वो बहुत ही पॉपुलर थी और उसने ही कई सारे थियरीज़ को जो है एक तरीके से बेस दिया, आधार दिया कि इंटेलिजेंस को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे। तो आज के जो हमारे यूनिट में हम ये देखेंगे कि जो कई कितनी सारी जो आगे की अप्रोचेज़ हैं, जो कंटेम्परेरी अप्रोचेज़ उन्होंने इंटेलिजेंस को कैसे डिस्क्राइब किया है। उसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण मॉडल जो है वो गिलफर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थियरी, इसको देखेंगे कि इन्होंने क्या बताने की कोशिश की इंटेलिजेंस के बारे में। गार्डनर ने किस तरीके से इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया है और क्या डिफ़रेंस है गिलफर्ड और गार्डनर की मल्टीपल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर। उसके बाद हम ट्रायर्किक थियरी देखेंगे, स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस को किस तरीके से परिभाषित किया और गार्डनर की थ्योरी और स्टर्नबर्ग की टारगेट थ्योरी में क्या डिफरेंस है। ये तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिलफर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी को जो है वो किस तरीके से डिफाइन किया। तो यहाँ पर जो है ये देखने की ज़रूरत है कि इंटेलिजेंस के संदर्भ में अभी तक जो है वो 2 उद्गमों का जो है हम का परिवेश हो चुका है, यानी 2 उद्गमों को समझाने की कोशिश की गई है। पहला जो उद्गम है ये बताता है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक सिंगल एंटिटी है, यानी एक अकेले का कॉन्सेप्ट है और इसके ही चलते इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए कई सारी जो है वो सिद्धांत डेवलप हुए और इन्होंने बताया कि जो इंटेलिजेंस का एक बायोलॉजिकल रीज़न होता है, यानी एक जैविक कारक होता है, उस तरीके से इंटेलिजेंस को डिफाइन किया गया। उसके बाद जो है उन्होंने ये भी बताया कि जो इंटेलिजेंस है उसका रूट जो है वो हमारे ब्रेन से है, न्यूरल प्रोसेसिंग से है और इसी तरीके से उन्होंने अपनी थ्योरी में इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन जो दूसरे उद्गम के लोग हैं, जो दूसरा अप्रोच फ़ॉलो करते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो बुद्धि है वो एक सिंगल यूनिटरी एबिलिटी नहीं है, एक सिंगल कंस्ट्रक्ट नहीं है, बल्कि ये कई सारे इंटेलिजेंस से बना हुआ है, यानी इसमें कई सारी इंटेलिजेंस हमें देखने को मिलती है और इसीलिए इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरीज़ का क्या किया, डेवलप किया। और कई सारे थियरिस्ट हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया कि जो इंटेलिजेंस है, यानी जो बुद्धि है, वो केवल एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट से नहीं बना हुआ है, वो कई सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस से जो है वो बना हुआ है। तो कई सारे थियरीज जो है इस स्कूल को फॉलो करते हैं और
कि कई जो थेरिस्ट हैं जिसमें से गार्डनर और गिलफोर्ड का बहुत ही ज़्यादा इसमें नाम है, जिन्होंने मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कौन-कौन सी इंटेलिजेंस है जो हमें उसके अंदर इंटेलिजेंस के अंदर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो गिलफोर्ड का है, जिसके मॉडल का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जिसको कि हम एसओआई मॉडल भी बोलते हैं, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की। तो गिलफोर्ड की अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री देखें कि इतिहास क्या रहा है, तो गिलफोर्ड जो है वो 7 मार्च 1897 में मार्क्वेटे, नेब्रास्का में जो है वो उनका जन्म हुआ था और उनका जो इंटरेस्ट था वो शुरू से ही जो है वो अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में था कि व्यक्तिगत भिन्नताएं कैसे देखने को मिलती हैं, लोग कैसे अलग-अलग तरीके से जो है बुद्धि में अलग-अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से जो है वो ग्रेजुएशन किया और एक साइकोलॉजी में एक एज एन असिस्टेंट की तरह उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में काम किया। उसके बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 1990 टू 1921 में उन्होंने एडवर्ड टिश्नर के अंदर जो है वो स्टडी की और उसमें कई सारे बच्चों की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने की उनके साथ कोशिश की कि किस तरीके से इंटेलिजेंस को बच्चों में इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जा सकता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के दौरान उन्होंने जो है वो डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी साइकोलॉजिकल क्लिनिक को भी सर्व किया, एज अ डायरेक्टर की तरह उन्होंने वहाँ पर काम किया और 1927 टू 1928 में गिलफोर्ड ने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास में काम किया, जिसमें वो एसोसिएट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में। बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में एसोसिएट प्रोफेसर हो गए और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने 1928 टू 1940 तक वहाँ पर काम किया। उसके बाद 1940 में उनको एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर अपॉइंट किया गया कैलिफोर्निया, सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में और वो वहाँ तक 1967 में वहाँ तक रुके। उसके बाद गिलफोर्ड रिटायर्ड हुए अपनी टीचिंग से 1967 में, लेकिन वो लगातार अपने काम को पब्लिश करते रहे, लिखते रहे कि उन्होंने वहाँ से सीखा है और उसके बाद 26 नवंबर 1987 में उनकी मृत्यु हो गई। तो गिलफोर्ड ने ये पाया कि जो इंटेलिजेंस है यानी जो बुद्धि है वो केवल एक सिंगल चीज नहीं है कि हमने उसको एक ही के संदर्भ में परिभाषित कर दिया, वो ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बताया कि जो बुद्धि होता है उसमें कई सारी एबिलिटीज का एक कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है और जितनी भी एबिलिटीज हैं वो सब हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। तो उन्होंने इस पे बल दिया कि केवल इंटेलिजेंस को हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो एक ही चीज से बना हुआ है, एक ही चीज हमें उसमें देखने को मिलती है, बल्कि इसमें कई सारी हमें एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं। उन्होंने फैक्टर एनालिटिक उन्होंने भी अप्लाई किया, क्योंकि पहले भी जितने भी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि पर अपना काम किया है, उन्होंने फैक्टर एनालिटिक अप्रोच को ही माना था। तो इन्होंने भी फैक्टर एनालिटिक मेथड को ही जो है वो अपनाया और उन्होंने थर्स्टन का रिव्यू था 1938 में, उन्होंने रिजेक्ट किया चार्ल्स स्पीयरमैन का, जो उन्होंने कहा कि जी फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया। और उन्होंने ये कहा कि जो थर्स्टन की जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थी, जो उन्होंने बताया, जो कि हमने पिछले यूनिट में पढ़ा, वो भी उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस है उसमें कई सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं और बाय द 1950 में जो है वो गिलफोर्ड ने अपनी एक थ्योरी डेवलप की मेंटल एबिलिटीज को, जिसको कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इन्होंने 2 वर्जन निकाले इंटेलिजेंस मॉडल के, जिसमें से 1956 में पहला वर्जन निकला स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल का, उन्होंने प्रेजेंट किया और इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो एक तरीके से कई सारी एबिलिटीज का, जो जितनी भी क्षमताएं हैं व्यक्ति में, उस सबका एक सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है और उसी तरीके से इंटेलिजेंस को उन्होंने डिफाइन किया और कई सारी एबिलिटीज होने के नाते वो तरह तरह से चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को लेता है और उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद चीज़ों को समझता है। तो एसवाई मॉडल में उन्होंने जो है वो 4 टाइप्स ऑफ मेंटल कंटेंट डायमेंशन बताए, जिसमें से पहला था फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल, ये पहला था। फिर उन्होंने 5 टाइप के ऑपरेशन डायमेंशंस बताए कि किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, चीज़ों को हम प्रोसेस करते हैं। उसमें उन्होंने कॉग्निशन, मेमोरी, इवैल्यूएशन, कन्वर्जन प्रोडक्शन एंड डाइवर्जन प्रोडक्शन को रखा और उसके बाद उन्होंने 6 टाइप ऑफ प्रोडक्ट डायमेंशन बताए कि अब ऑपरेशन के बाद आप प्रोडक्ट क्या निकल कर आया, तो उसको उन्होंने 6 टाइप्स में बाइफरकेट किया। उन्होंने उसको 6 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है यूनिट, दूसरा है क्लासेस, तीसरा है रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और एप्लीकेशन। यानी कहने का ये मतलब है कि जो एसओआई मॉडल है उसको 3 तरीके से विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो विभाजन किया गया वो कंटेंट डायमेंशन से था,
कंटेंट के अंदर उन्होंने क्या-क्या रखा, फिगरल कंटेंट रखा कि फिगर का क्या कंटेंट है, सिंबॉलिक कंटेंट रखा, सिमेंटिक कंटेंट रखा और बिहेवियरल कंटेंट, यानी 4 तरीके के उन्होंने कंटेंट समझाए कि इंटेलिजेंस को हम 4 तरीके के कंटेंट से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इस कंटेंट के बाद उन्होंने दूसरी तरीके से क्या विभाजित किया, ऑपरेशन, कि इन कंटेंट का हम ऑपरेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने 5 तरीके की प्रोसेसिंग बताने की कोशिश की, कॉग्निशन के संबंध में, मेमोरी यानी स्मृति के संबंध में, मूल्यांकन के संबंध में यानी इवैल्यूएशन के संबंध में, कन्वर्जन प्रोडक्शन के संबंध में और डाइवर्जन प्रोडक्शन के संबंध में, जो कि दोनों ही थिंकिंग से रिलेटेड है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब हमने ऑपरेशन कर लिया, हमने कंटेंट डिफाइन कर लिया, तो अब क्या प्रोडक्ट डायमेंशन निकल कर आए, यानी किस तरीके से उन चीज़ों को हम प्रोडक्ट में मतलब कि हम उसको विभाजित कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं। तो यूनिट यानी उस प्रोडक्ट के यूनिट के टर्म्स में, उसके क्लासेस के टर्म्स में, रिलेशंस के टर्म में, सिस्टम्स के टर्म्स में, ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म्स में और इम्प्लीकेशन के टर्म्स में। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने फैक्टर एनालिसिस अप्रोच का यूज करके इन्होंने 120 फैक्टर्स निकाले, जिसमें से 100 जो फैक्टर्स थे वो पूरी तरीके से वेरीफाइड हो गए कि ये पूरी तरीके से सही फैक्टर्स हैं, और उसके बाद उन्होंने इनको विभाजित करने की कोशिश की। ये जो मॉडल एक तरीके से क्यूब की तरह जो है होता है, उस तरीके से रिप्रेजेंट किया, इसमें कि उसके तीनों क्यूब के में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस है, और हर एक डायमेंशन ने अपने तरीके से अपनी चीज प्लेस को क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी लिया हुआ है। तो यहाँ पर कई सारी एबिलिटीज एक दूसरे से रिलेटेड है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर जितनी भी एबिलिटीज हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि बुद्धि केवल एक ही चीज से नहीं बनी हुई है, कई सारी सेवरल एबिलिटीज से बनी हुई है। तो इन सेवरल एबिलिटीज को ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब कोई भी मॉडल, उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जब कोई न्यू एबिलिटीज आती हैं तो वो भी हमारी जो पुरानी एबिलिटीज होती है, जो हमारी पुरानी क्षमताएं होती हैं, उनसे क्या होती है, वो रिलेटेड होती है। तो इस तरीके से जो गिलफर्ड ने जो है वो फिर अपने मॉडल को दोबारा से मॉडिफाई किया, और उन्होंने इसको फिगरल फैक्टर और कंटेंट डायमेंशन को विजुअल ऑडिटरी फैक्टर्स में उन्होंने इसको मॉडिफाई किया, और 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट डायमेंशन को लेकर को ओरिजिनल 4 टाइप की जगह पर इन्होंने 5 कंटेंट डायमेंशन लिए। तो अगर उनके मॉडिफाइड वर्जन को देखा जाए तो टोटल 150 जो है वो उन्होंने फैक्टर्स बताए हैं, जिसमें 5 कंटेंट मॉडल हैं, जो कि अभी हमने ऊपर देखा कि 4 कंटेंट थे पहले के वर्जन में, 5 ऑपरेशंस मॉडल हैं और 6 हमारे प्रोडक्ट्स हैं। यानी जो कंटेंट डायमेंशन था उसमें उन्होंने एक चेंज किया, जिसमें उन्होंने विजुअल और ऑडिटरी फैक्टर्स को भी डाला उन्होंने, लेकिन जो पहले के जो कंटेंट डायमेंशन था उसमें केवल इन्होंने 4 टाइप ऑफ कंटेंट डायमेंशंस के बारे में बताया है कि इंटेलिजेंस में कितने। तो जब ऊपर वाले को 4 टाइप थे तो 120 हमारे फैक्टर्स निकल कर आए थे, लेकिन जब उन्होंने 1977 में अपने मॉडल को मॉडिफाई किया तो उसमें हमें 150 फैक्टर्स निकल कर आए इंटेलिजेंस को समझाने के लिए, जिसमें से 5 कंटेंट थे, 5 ऑपरेशंस थे और 6 प्रोडक्ट्स थे। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो उसमें 150 सेल्स जो है हमें निकल कर आए, क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि जो गिलफर्ड का जो मॉडल था वो एक क्यूब के फॉर्म में, स्ट्रक्चर के फॉर्म में था, जहाँ पर हर एक क्यूब ने अपने अपने डायमेंशन, अपने अपने कोने में जो है वो डायमेंशंस को लिया हुआ था, और टोटल जो है हमें 150 सेल्स हमें देखने को मिले, जो मॉडिफाइड वर्जन था गिलफर्ड का 1977 में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कंटेंट डायमेंशन जो उन्होंने बताया था उसका क्या मतलब था। तो ये जो डायमेंशन है, ये जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन यानी हमारी सूचनाओं के जितने भी ब्रॉड एरियाज हैं, जहाँ जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, जिस पे कि हम कोई फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, वो कंटेंट डायमेंशन होता है। यानी अगर हम इंटेलिजेंस को डिफाइन करें तो इंटेलिजेंस की कंटेंट को हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने ये बताने की कोशिश की। तो इसको सबसे पहले इन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें पहला था विजुअल, जिसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है हमारी जो रेटिना पर हमारे जो हम देखते हैं, जितने भी हमारे सेंसरी चीज़ों से हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं, उसको रखा गया विजुअल के अंदर। उसके बाद ऑडिटरी है, जो हम अपने सुनने में जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उन्होंने उसको ऑडिटरी के अंदर रखा। सिंबॉलिक का मतलब है कि जहाँ पर हम सिंबल और साइंस के थ्रू चीज़ों को समझते हैं, जिसमें कभी कोई मीनिंग नहीं होती है, जैसे अरेबिक न्यूमरल्स हैं, लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं, ये सारे जो है हमारे सिंबॉलिक हो गए।
उसके बाद है हमारे सिमेंटिक मॉडल, जिसमें हम किसी भी वर्ड और सेंटेंस को जब हम कोई मीनिंग दे देते हैं ओरल में या रिटन में, तो उसको हमने सिमेंटिक कहा। और बिहेवियरल में मतलब है कि इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल किस तरीके से किसी इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहा है या उसको बता रहा है, उसको उन्होंने बिहेवियरल कहा। तो कंटेंट डायमेंशन जो था वो गिलफर्ड का ये था कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के बारे में किन किन एरिया से ले सकते हैं। तो उन्होंने 5 एरिया से उन्होंने बताया कि जिनके ऊपर हम इंफॉर्मेशन लेकर के उनके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उनके ऊपर क्रिया कोई कर सकते हैं। तो ये 5 डायमेंशन उन्होंने बताया कि विजुअल, जो कि हम अपनी आंखों से ले रहे हैं, ऑडिटरी, जो कि हम कानों से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सिंबॉलिक, जो कि हम चीज़ों को सिंबल और साइन से समझने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर कोई मीनिंग अभी नहीं है, सिमेंटिक, जहाँ पर मीनिंग हम किसी चीज़ को दे रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बिहेवियरल, जब हम चीज़ों को लेने के बाद हम उसको कैसे एक्ट करेंगे, उसके ऊपर मनुष्य किस तरीके से अपनी कोई क्रिया करेगा, उसको उन्होंने बिहेवियरल डायमेंशन कहा। उसके बाद उनका दूसरा डायमेंशन था ऑपरेशन डायमेंशन, जहाँ पर हम किसी भी जो भी कंटेंट हमने लिया है उसके ऊपर हम किस तरीके से क्रिया कर सकते हैं या किस तरीके से उसके ऊपर फंक्शनिंग कर सकते हैं, तो उसको उन्होंने ऑपरेशन डायमेंशन कहा। और ये 5 तरीके का ऑपरेशन था हमारा, जो कि जनरल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस था, जिसमें सबसे पहला था हमारा कॉग्निशन। तो कॉग्निशन का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को हम जो है किस तरीके से समझते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से उसको हम बोलने की कोशिश करते हैं, मीनिंग देने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कवर करते हैं और उसके बाद हम उसको अपने चेतना में लेकर के आते हैं। तो ये सारे हमारे संज्ञानात्मक ऑपरेशन थे। उसके बाद मेमोरी यानी स्मृति में किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को जो है वो याद करते हैं। उसके बाद डाइवर्जन प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम के हम कई सारे सॉल्यूशंस को जो है वो निकाल पाते हैं। कि जैसे हमने कोई प्रॉब्लम हुई तो हम केवल एक ही पे नहीं टिके हुए हैं, हमने कई सारे सॉल्यूशंस जब उसके निकाले और उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाते हैं। तो डाइवर्जन प्रोडक्शन का ये मतलब हुआ। कन्वर्जन का मतलब हो गया कि जब इतने सारे हमने सॉल्यूशन निकाले उसके बाद जो एक सिंगल जो सॉल्यूशन जो उस इंफॉर्मेशन के लिए बेस्ट था, इन इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट था, जब हमने उसको अप्लाई कर दिया तो वो हमारा कन्वर्जन प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद इवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि हमने जो भी आंसर निकाला अपने प्रॉब्लम के लिए, क्या वो एक्यूरेट था, क्या वो पूरी तरीके से वैध था। जब हम इसको देखते हैं तो वो हमारा मूल्यांकन की कैटेगरी में आता है। तो ऑपरेशन डायमेंशंस की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने 5 ऑपरेशन डायमेंशन के बारे में बात किया है गिलफर्ड ने अपने इंटेलेक्ट मॉडल में, जिसमें पहला हो गया कॉग्निशन, दूसरा था हमारा मेमोरी, डाइवर्जन प्रोडक्शन, कन्वर्जन प्रोडक्शन और इवैल्यूएशन। उसके बाद उनका लास्ट डायमेंशन था द प्रोडक्ट डायमेंशन। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि इस डायमेंशन में जो है जो भी हमने ऑपरेशन किसी कंटेंट के ऊपर अप्लाई किया, यानी जैसे अगर सपोज हम फॉर एग्जांपल हमने विजुअल के ऊपर कोई क्रिया करी है तो क्या प्रोडक्ट निकल कर आया, ऑडिटरी पे अगर कोई हमने क्रिया की है तो क्या निकल कर के आया। तो इसको उन्होंने प्रोडक्ट डायमेंशन कहा, जिसमें कि 6 काइंड ऑफ प्रोडक्ट हमें देखने को मिले किसी भी कंटेंट पे जब हम उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहला है यूनिट। यूनिट जो है वो एक इंफॉर्मेशन के सिंगल आइटम को रिप्रेजेंट करती है कि एक सिंगल आइटम वो हमारा यूनिट है। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसकी एक चीज के बारे में जब हमने बताया तो वो यूनिट हो गया। उसके बाद है क्लास, जहाँ पर क्लास का मतलब है कि अगर मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल कि कोई जानवर है और जानवर में हमने कहा कि उसके अंदर के 4 पैर हैं, एक बड़ी कान है, एक इस तरीके से उसका पूंछ है, तो वो क्या हो गया कि ये एक सेट ऑफ आइटम्स है, यानी विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक से किस तरीके से वो चीज़ बनी हुई है, उसको उन्होंने क्लास कहा। उसके बाद रिलेशन है। रिलेशन का मतलब है कि जो भी हमने वेरिएबल लिया उनके बीच में क्या कनेक्शन है, उसको हमने सीक्वेंस में लगाया। उसके बाद उसको हमने जो है वो एसोसिएट करके कोशिश की कि अगर लंबे कान है, 4 वो है, पूँछ है, तो वो हमें एक डॉग का पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये रिलेशन है, यानी सारे वेरिएबल्स को, यानी सारे हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स को, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनकी विशेषताएं हैं, जब हमने उसको एक सीक्वेंस में लगाया, उसको एक एसोसिएशन यानी उनको संबंधित करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि ये चित्र इस चीज़ का बना हुआ है, ये जानवर है। उसके बाद सिस्टम है। सिस्टम का मतलब है कि उसके जो भी हमारा आइटम है जिसका जब उसने उसकी उनकी जो नेटवर्किंग है, यानी उसको संगठित जब हमने किया उसके इंटरेक्टिंग पार्ट से, तो उसको उन्होंने सिस्टम का। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि क्या क्या उसके अंदर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि किसी वर्ड के
के अगर लेटर्स को हमने रिवर्स कर दिया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, किस तरीके का चेंज हमें देखने को मिल रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और इम्प्लीकेशन का मतलब है कि जब हमने उसी नॉलेज को अपने उसमें जो है वो इम्प्लीके यानी इसको हमने अप्लाई करने की कोशिश की, तो वो हमारा क्या हो गया, इम्प्लीकेशन हो गया। तो इस तरीके से 6 प्रोडक्ट डायमेंशंस को उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर किसी भी कंटेंट के ऊपर हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें ये 6 डायमेंशंस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला हो गया यूनिट, दूसरा हो गया क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। तो इस तरीके से जो गिलफोर्ड का मॉडल था, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फैक्टर एनालिसिस को यूज़ करके इन्होंने बहुत अच्छा एक मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस में जो है वो हमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। और इन्होंने जो स्केल था कंटेंट का, उसमें सिमेंटिक और ऑपरेशन इन मेमोरी और प्रोडक्ट, इसको रिकॉल करने के लिए उन्होंने यूनिट्स को यूज़ किया कि अगर हमारा सिमेंटिक कंटेंट है तो उसमें जो है हमारा ऑपरेशन जो अप्लाई होता है वो मेमोरी का होता है, और जो प्रोडक्ट उसमें जो अप्लाई होता है वो हमारा यूनिट होता है। यानी इस तरीके से उनको उन्होंने लिंक करने की कोशिश की। इसी तरीके से अगर कंटेंट हमारा विजुअल है तो उसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, फिर कौन सा उसमें प्रोडक्ट अप्लाई होगा, इस तरीके से उन्होंने जो है हर चीज़ को बताने की कोशिश की है। तो गिलफोर्ड के मॉडल को अगर हम फिर से हम उसको संक्षिप्त उसका विवरण देखें, तो गिलफोर्ड ने जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में यही बताया कि इंटेलिजेंस में कई सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं, केवल हम एक सिंगल तरीके से इंटेलिजेंस को नहीं परिभाषित कर सकते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी को 3 डायमेंशंस में सबसे पहले विभाजित किया, यानी 3 विमाओं में इन्होंने इसको विभाजित किया है, जिसमें से पहला जो था वो कंटेंट था, जिसकी जब उसके पहले के वर्जन में जो कि 1956 में आया था, उसमें उन्होंने 4 तरीके के कंटेंट को बताए थे, जिसमें फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल था। और उसी तरीके से उन्होंने 5 ऑपरेशन डायमेंशंस बताए, जिसमें पहला कॉग्निशन, दूसरा मेमोरी, इवैल्यूएशन, कन्वर्जन प्रोडक्शन और डाइवर्जन प्रोडक्शन था। और उसके बाद इनका जो तीसरा विभाजन था वो प्रोडक्ट डायमेंशन का था, जिसमें उन्होंने 6 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डायमेंशंस बताए थे: यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस अप्रोच का यूज़ किया था, जो कि एक सांख्यिकीय विधि है, और इस विधि के द्वारा इन्होंने देखा कि जो इंटेलिजेंस को समझाने के लिए 120 फैक्टर्स जो है वो निकल करके आए। ये इनका 1956 का वर्जन था। जब इन्होंने 1977 में अपने इस मॉडल को मॉडिफाई किया, तो इन्होंने कंटेंट में जो है वो विजुअल और ऑडिटरी फैक्टर्स को जो है वो फिगरल फैक्टर को 2 तरीके से डिवाइड किया। जो फिगर है, यानी जो फिगरल का फैक्टर था, उसको 2 भाग में विभाजित किया, एक विजुअल और दूसरा ऑडिटरी। और उसके बाद उन्होंने 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट डायमेंशंस यहाँ पर बताए, जबकि पहले के वर्जन में 4 प्रकार थे। तो अब देखा जाए तो इनके मॉडल में जो है वो 150 फैक्टर्स हो गए, यानी 150 सेल्स हो गए, जिसमें से 5 कंटेंट, 5 ऑपरेशन और 6 प्रोडक्ट्स को मिलाकर के 150 सेल्स को उन्होंने बताया। और हर एक डेफिनेशन जो गिलफोर्ड ने दी हर चीज़ के बारे में, वो बहुत ही लेंदी थी, बहुत ही बड़ी थी एट प्रेजेंट अगर देखा जाए। लेकिन ब्रीफली यहाँ पर जो डिस्क्राइब किया गया है कि कंटेंट डायमेंशन का क्या मतलब था, ऑपरेशन डायमेंशन का क्या मतलब था और प्रोडक्ट डायमेंशन का क्या मतलब था। और इन्होंने बताया कि ये तीनों डायमेंशन कैसे आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि अगर कंटेंट जो है किसी भी स्केल में सिमेंटिक अगर हमने लिया है, तो उसमें जो ऑपरेशन अप्लाई होगा वो मेमोरी होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर हमने मीनिंग दे दी है तो हम उसको बेहतर तरीके से याद कर सकेंगे। और जो उसमें प्रोडक्ट होगा, जो भी वर्ड्स हम उसको रिकॉल करेंगे, जो कि हमने यूनिट्स में बताया, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है गिलफोर्ड का मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है। और गिलफोर्ड के मॉडल की अगर हम मूल्यांकन करें, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कैसे बहुत ही जटिल थ्योरी है। थर्स्टन की अगर थ्योरी को अगर हम देखें तो उनकी थ्योरी इतनी जटिल नहीं थी जितनी कि गिलफोर्ड की थ्योरी देखी गई है। और इन्होंने इंटेलिजेंस को जो है वो सेवरल इंडिपेंडेंट फैक्टर्स के टर्म्स में बताया कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं, इस तरीके से उन्होंने बताया। और इन्होंने इनके जो आइजिंग थे, उन्होंने गिलफोर्ड के मॉडल को मूल्यांकन करते हुए कहा कि इन्होंने जो है वो जो इंटेलिजेंस का रेंज है वो क्या है, वो थोड़ा-सा कम कर दिया है। और इन्होंने जी फैक्टर जो था उसके स्कोप को बहुत ही रिड्यूस कर दिया, जिसको कि हमने जनरल फैक्टर कहा गया है। उसको उन्होंने क्या कर दिया, बहुत ही रिड्यूस कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया था गिलफोर्ड ने।
इसलिए उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। और इसी तरीके से कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स निकल कर आए गिलफोर्ड के मॉडल से वो बहुत ही संकीर्ण थे, यानी नैरो थे, और इस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसा कि क्रिटिसिज्म में इनको देखने को मिला, जो इनकी आलोचना की गई। लेकिन फिर भी जो गिलफोर्ड का मॉडल है वो आज बहुत यूज़ होता है, क्योंकि इन्होंने इंटेलिजेंस को एक सिंगल यूनिट के टर्म्स में नहीं बताया। इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस के अंदर हमें कई सारी संज्ञानात्मक क्षमताएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल के बारे में बताया। उसके बाद जो दूसरा मॉडल था वो है गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये भी जो है ये मानते थे कि इंटेलिजेंस केवल एक सिंगल फैक्टर नहीं है, कई सारे फैक्टर से बना हुआ है। तो जो गार्डनर थे उनका जन्म जो है वो स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया में 1943 में हुआ था, और इन्होंने अपने करियर को लॉ में सबसे पहले, यानी जो उसमें अपने करियर को बनाया था। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, और उसके बाद ये जो है एरिक एरिक्सन से इन्होंने ट्यूशन लिया, क्योंकि बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझते थे कि इन्होंने एरिक एरिक्सन से एज अ ट्यूटर की तरह उन्होंने उनके साथ काम किया। उसके बाद गार्डनर ने जो है वो एरिक्सन की एक सील्ड, कह सकते हैं कि एक वर्ड था एरिक्सन का, सील्ड, उसमें उन्होंने काम किया एक एज अ स्कॉलर की तरह 1989 में। और उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड से डॉक्टरल प्रोग्राम लिया 1966 में, और वो एक प्रोजेक्ट जीरो रिसर्च था उस दौरान, जो इस नाम से बहुत फेमस था, उसके वो टीम मेंबर बन गए। और उन्होंने गार्डनर ने अपनी पीएचडी को 1971 में जो है वो पूरा किया, और उसके बाद वो हार्वर्ड में ही रह गए। उसके बाद उन्होंने अपने वर्क को जो है प्रोजेक्ट जीरो एज अ लेक्चरर की तरह 1971 और 1986 में उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। और उसके बाद प्रोफेसर की तरह इन एजुकेशन में इन्होंने 1986 में काम किया। उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब थी वो थी द शैटर्ड माइंड, जो 1975 में पब्लिश हुई थी। और इसमें 15 जो है उसमें जो है इसको फॉलोअर्स मिले। उसके बाद एक जो प्रोजेक्ट जीरो जो जिस पर उन्होंने ज्वाइन किया था एज अ टीम मेंबर की तरह, तो उसका ये मतलब था कि प्रोजेक्ट जीरो का जो मेन कह सकते हैं लक्ष्य वो ये था कि इस तरीके से जो हार्वर्ड में एक इन्वायरमेंट देना, एक वातावरण देना है कि जिसमें कि हम जो है वो ह्यूमन जो मानव की जो संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं उसको हम एक्सप्लोर कर सकें, उसको जो हम आगे बता सकें कि और ये है क्या चीज़। तो उन्होंने एक बहुत ही अलग दिशा में अपना काम किया, और इन्होंने जो है वो पियाजे उस दौरान भी बहुत, वो भी फेमस है, बुद्धि में अपना काम दिया है, और कई सारे साइकोमेट्रिक टेस्टिंग से के साथ मिलकर के उन्होंने काम किया। तो जो प्रोजेक्ट जीरो जो था वो एक मेजर रिसर्च सेंटर की तरह डेवलप हुआ, और उसने कई सारे जो है रिसर्चर्स जो है उसमें वो काम करते थे। एक इंटेलेक्चुअल होम की तरह वो हो गया था, जहाँ पर कई सारे रिसर्चर्स उसमें काम करते थे। और एक की मोमेंट तब आया जब उसमें एक प्रोजेक्ट ह्यूमन पोटेंशियल इन द लेट 1970s में स्टैब्लिश किया गया, जिसको कि बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन ने उसको फंड किया उस प्रोजेक्ट को। उसका ये मेन काम ये था कि वो जितने भी ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर जितनी भी चीज़ें थी उसको असेस करना चाहते थे, उनको साइंटिफिकली देखना चाहते थे कि मानव की क्या क्या क्षमताएं हैं। उसके बाद गार्डनर ने जो है वो कई सारे उस प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कई सारी चीज़ों पे काम किया, अपनी एक बुक लिखी जिसको उन्होंने फ्रेम ऑफ माइंड, ये इस बुक इस नाम से बहुत ही फेमस थी। और उन्होंने फिर जो है वो इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बताया। गार्डनर ने जो है वो इंटेलिजेंस को बहुत ही ब्रॉड तरीके से समझाने की कोशिश की, और उन्होंने कई सारे फैक्टर्स के कई सारे एविडेंसेस दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि जो इंटेलिजेंस है वो केवल एक सिंगल यूनिट नहीं है, कई सारे सेवरल इंटेलिजेंस से वो बना हुआ है। गार्डनर ने जो इंटेलिजेंस को आईक्यू से बहुत ज़्यादा पाया, जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन था उससे भी बहुत हाई होता है बुद्धि, उन्होंने इस तरीके से इसको परिभाषित किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर कोई हाई आईक्यू का है, अगर उसके अंदर प्रोडक्टिविटी की एब्सेंस है, यानी वो अगर कोई चीज़ नहीं दे पा रहा है, तो वो इंटेलिजेंस के टर्म्स में नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने इंटेलिजेंस को अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसको कि गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस मॉडल के नाम से वो फेमस हुआ। और इन्होंने अपने मॉडल में जो है वो
कुछ इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि कौन-कौन सी इंटेलिजेंस हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। तो कुछ उन्होंने पर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया और कुछ उन्होंने आगे की इंटेलिजेंस के बारे में बताया। तो सबसे पहला जो इंटेलिजेंस उन्होंने बताया वो था लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अच्छी तरीके से किसी भाषा को एक्सप्रेस कर सकता है, उसको बता सकता है, उसकी मीनिंग बता सकता है, तो उसको उन्होंने लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किया। जैसे कि राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, लॉयर्स हैं, स्पीकर्स हैं, इनके अंदर ये कहा जाता है कि इनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि इनको इनकी भाषा पर जो इनका कह सकते हैं कि कमांड होता है वो बहुत हाई होता है, तो उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो देखने को मिलती है। तो इस वाले अगर एरिया की बात की जाए तो इसमें हम वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से वर्ड्स को बोला जाता है, लिखा जाता है, इस तरीके से लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हमें देखने को मिलती है। तो जो भी व्यक्ति इस वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में हाई होता है, वो वर्ड्स और लैंग्वेजेस को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है और ये लोग बहुत ही रीडिंग में, राइटिंग में बहुत ही और स्टोरी को बताने में और किसी भी चीज़ को वर्ड्स को याद करने में या डेट्स को याद करने में बहुत ही ज़्यादा उसमें ये हाई होते हैं, क्योंकि उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत हाई है। ये लोग बेस्ट रीड करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, कोई डिबेट में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं, डिस्कशंस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि इनका जो वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो बहुत ही हाई देखने को मिलता है। इनकी वर्बल मेमोरी जो है वो बहुत हाई होती है। ये बहुत अच्छे तरीके से वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, उसका जो है मोल भाव कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं, उसको एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में उसकी संरचना दे सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, इनका जो करियर जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में होता है वो ज़्यादातर हमें राइटर्स, लॉयर्स, पुलिसमैन, फिलोसोफर, जर्नलिस्ट जो हैं, पॉलिटिशियन हैं, पोएट्स एंड टीचर्स हैं, इनमें इनका जो करियर अगर इन लोगों का होता है तो ये लोग भाषा में अपना जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कमांड रखते हैं। उसके बाद जो उन्होंने दूसरा बताया वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है, जो कि इंटेलिजेंस का ही एक फैक्टर देखने को मिला। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले रहा है, एनालाइज कर ले रहा है, तार्किक क्षमता जिसके अंदर बहुत ज़्यादा है, जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, गणित के जितने भी ऑपरेशंस हैं, उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले रहा है, साइंटिफिकली चीज़ों को समझ रहा है, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि उसके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी तार्किक गणितीय जो बुद्धि है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो गार्डनर ने हार्वर्ड में जो है वो वर्ड्स को अच्छी तरीके से डिटेक्ट किया, उसको जो है डिडक्टिवली और लॉजिकली उसको रिड्यूस करने की कोशिश की। तो इस तरीके से लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में अगर देखा जाए तो जिन लोगों में तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है, जो लोग गणितीय जितने भी समस्याएँ होती हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो उनके अंदर ये इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। इस इंटेलिजेंस के अंदर जो है हम साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तरीके से और जो है गणितीय तरीके से जब लोग सोचते हैं, तो उनके अंदर ये बहुत हाई होता है ये इंटेलिजेंस। इस एरिया के अंदर हमें तार्किक क्षमता, रीज़निंग जो है और नंबर्स हैं, ये सब हमें देखने को मिलता है। ये इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली जो लोग मैथमेटिक्स में, गणित में बहुत एक्सेल करते हैं, चेस बहुत अच्छा खेलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, जो कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस हैं या अदर और भी कई तरह की तार्किक चीज़ों में और न्यूमेरिकल एक्टिविटीज़ यानी गणितीय चीज़ों में ये लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर जो इंटेलिजेंस होता है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से माना जाता है। ये लोग जो है वो ट्रेडिशनल मैथमेटिकल एबिलिटीज़ पर जो है वो बहुत ही कम एम्फेसिस देते हैं, बल्कि इनकी रीज़निंग कैपेबिलिटी जो है वो या अमूर्त तरीके से सोचने की क्षमता या साइंटिफिक थिंकिंग करना, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना, जटिल समस्याओं को जो गणित की जटिल समस्याएँ होती हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, तो हम कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो इनके अंदर ये हाई होता है। अगर आईक्यू जो फ़ॉर्मूला है अगर उससे बात किया जाए तो इसका आईक्यू का लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस से बहुत ही ज़्यादा सहसंबंध पाया गया है, जो कि एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की तरह से डिफ़ाइन किया गया। लेकिन जो ऊपर था लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उसका जो है आईक्यू से उतना संबंध ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से नहीं जोड़ा गया था। तो ऐसे लोग जो लोग इसमें बहुत हाई होते हैं, इस बुद्धि में बहुत हाई होते हैं, वो ज़्यादातर हमें साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक देखने को मिलेंगे, फिज़िस्ट देखने को मिलेंगे, मैथमेटिशियन देखने को मिलेंगे, जितने भी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, ये सब जो है वो उनके अंदर लॉजिकल जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही हाई होता है। उसके बाद उन्होंने एक और इंटेलिजेंस बताया जिसको कि म्यूज़िकल इंटेलिजेंस कहा गया। तो इस इंटेलिजेंस के अंदर जो भी परफ़ॉर्मेंस है,
जिसका जो लोग बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं स्टेज पर, किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से कॉम्पोज़िशन देते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं, म्यूज़िकल पैटर्न्स के बारे में बताते हैं, तो उनके अंदर ये म्यूज़िकल इंटेलिजेंस जो है वो देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो जैसे कि उनको बहुत ये नॉलेज होती है कि किसी भी, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, तो उसका पिच क्या होगा, टोन क्या होगा, उसकी रिदम कैसी होगी, इसके बारे में अच्छी तरीके से उन्हें पता होता है। साउंड्स पर किस तरीके से उसकी जो है साउंड है, रिदम है, म्यूज़िक है, टोन है, इस पर उनका बहुत ही कमांड होता है। इंस्ट्रूमेंट्स पर बहुत कमांड होता है, जो भी हमारे म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तबला है, ये या कोई भी गिटार है, इनके ऊपर इनका बहुत ही अच्छा कमांड होता है। म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरीके से कंपोज़ कर लेते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है इंस्ट्रूमेंट, जो कि म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो दिखेंगे, सिंगर्स दिखेंगे, राइटर्स, कंपोज़र्स, ओरेटर्स। ऐसे लोग में ये करियर, अगर इनके में म्यूज़िकल इंटेलिजेंस बहुत हाई है, तो ये करियर देखते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, उसके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस बहुत हाई होगी, जो सिंगर्स हैं, उनके अंदर ये म्यूज़िकल इंटेलिजेंस बहुत हाई होगी। जो कि डिस्क जॉकीज़ हैं, ओरेटर्स हैं, राइटर्स हैं, कंपोज़र्स हैं, इन सब के अंदर हमें म्यूज़िकल इंटेलिजेंस देखने को बहुत मिलती है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट इंटेलिजेंस बताया बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो कि अ, होल बॉडी पार्ट को किस तरीके से यूज़ कर ले रहा है कोई अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको उन्होंने बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहा। इसमें जो भी मेंटल एबिल किस बॉडीली मूवमेंट्स को किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट करते हैं, अगर इस तरीके की मेंटल एबिलिटी किसी के अंदर देखने को है, तो उसको बॉडीली काइनेटिक इंटेलिजेंस उसके अंदर बहुत ही हाई होता है। जो लोग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हैं, वो बहुत ही उनका जो मस्कुलर मूवमेंट होता है, बहुत ही उनके जो कह सकते हैं बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत लचीलापन जो होता है, वो बहुत ही हाई होता है, और ऐसे लोग स्पोर्ट्स और डांस में बहुत हमें देखने को मिलते हैं। जो लोग स्पोर्ट्स पीपल हैं, उनके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत हाई है। ये लोग जो है वो एक्टिंग को बहुत अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म करते हैं। बॉडी बिल्ड बनाने में सब बहुत हाई होते हैं। इनका फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत हाई होता है रीडिंग और हियरिंग से, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर हमें जो है वो एथलीट्स जो हैं, प्लेयर्स हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, एक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, इन सब के अंदर हमें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो है वो बहुत देखने को मिलती है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट इंटेलिजेंस बताया, वो था स्पेटियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर हम किसी भी पैटर्न को, जब हम जो कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से मैनिपुलेट और रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं स्पेसेस में, जैसे कि पायलट्स होते हैं या नेविगेटर्स होते हैं, इस तरीके के या चेस प्लेयर्स हैं, चैंपियनशिप हैं, जिनको 3 डायमेंशन की नॉलेज होती है, तो उसको उन्होंने स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर रखा। और ऐसे लोग में डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट, ये जो है बहुत ही हैं, और देखने को मिलते हैं, और ये लोग पज़ल्स को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा, इनके अंदर बहुत ही कैपेबिलिटी होती है। सो ये स्पेशल इंटेलिजेंस है। उसके बाद है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस जो कंसर्न करती है कि हम दूसरे लोगों को किस तरीके से समझ रहे हैं, उनके इंटेंशंस को किस तरीके से समझ रहे हैं, कैसे उनके साथ मिल-जुल कर के काम कर रहे हैं। इसमें सेल्स पर्सन हैं, एजुकेटर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, काउंसलर्स हैं, जिनको कि एक-दूसरे से मिल कर के काम करना है, उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत हाई देखने को मिलती है। ऐसे लोग बहुत ही कह सकते हैं कि बहिर्मुखी होते हैं, यानी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इनके लोगों के लिए, दूसरों लोगों के लिए बहुत ही इनके अंदर सेंसिटिविटी होती है। अच्छी तरीके से उनके मूड और फीलिंग्स को समझते हैं, उनके टेम्परामेंट को समझते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही कोऑपरेट करके काम करते हैं, जिनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हमें देखने को मिलती है। ये अपने लीडर्स के बहुत बड़े फॉलोअर्स होते हैं, ये है अगर इनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। तो करियर जो जो लोग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आते हैं, उनके अंदर कौन-सा करियर उनको सूट करता है, तो बेसिकली जो लोग सेल्स पर्सन हैं, जो कि प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं, या पॉलिटिशियंस हैं, या मैनेजर्स हैं, टीचर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उनके अंदर जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही हाई होती है। उसके बाद गार्डनर ने जो नेक्स्ट इंटेलिजेंस बताया वो था इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और इसमें अपनी ही फीलिंग्स को एप्रिशिएट करना, अपने को आपको मोटिवेट करना, अपने फियर्स पे कंट्रोल करना। तो ये सब जो जिन लोगों में हाई होता है, उनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत हाई है। कहने का मतलब है कि हम अपने आप को किस तरीके से समझ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से शेयर कर रहे हैं, अपने बारे में क्या जान रहे हैं, तो ये सब जो है वो इंट्रापर्सनल के अंदर आता है। तो जो लोग कह सकते हैं कि जिनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत आई है, वो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये लोग अपने
बहुत ही अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी मोटिवेशंस को बताने में बहुत मतलब छुपाने में बहुत हाई होते हैं और इनका अपने लिए बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को समझते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अपने इमोशंस और रिएक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ऐसे लोग जो करियर बनाते हैं, जो लोग जिनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, वो हमें फिलोसोफर्स दिखेंगे, साइकोलॉजिस्ट दिखेंगे, लॉयर्स दिखेंगे, राइटर्स दिखेंगे। ये सब के अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत हाई होती है। और जो लोग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिनके अंदर बहुत हाई है, वो लोग अकेले काम करना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये सिर्फ अपने सेल्फ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और लोगों की फीलिंग्स और लोगों के रिलेशंस और इमोशंस को समझने में इनको थोड़ी मुश्किल होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने बताया वो था नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो इसमें नेचर के बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने वातावरण के बारे में जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उनके अंदर जो है वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, जो कि पेड़-पौधे जानवर इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अपने वातावरण को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। उनके अंदर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन देखने के लिए बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। तो ऐसे लोग जो करियर में जिनका है, वो लोग बहुत ही कह सकते हैं फार्मर्स जितने हैं या गार्डनर्स हैं, ये सब जो हमें देखने को मिलते हैं, उनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत आई क्योंकि ये पेड़-पौधे, जानवर, जंगली जानवर, वातावरण को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। उसके बाद उन्होंने एक और इंटेलिजेंस बताया जिसको कि एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कहा, जिसमें कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी फिनोमेना की क्या एक्जिस्टेंस है, उसको इनफाइनाइट तक समझना, ये सारे चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इनमें जो करियर होता है वो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, इसके एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस बहुत देखने को मिलती है। तो गार्डनर ने ये बताया 1983 में कि हर एक जो इंटेलिजेंस जो अभी हमने डिस्क्राइब की कि क्या-क्या इंटेलिजेंस है, सब एक का कई सारी एबिलिटीज़ का एक स्पेसिफिक सेट है जिसको कि हम ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं। जो पहले 2 तरह की जो हमने बुद्धि बताई, जो 2 तरह की इंटेलिजेंस थी, वो हमारे जो ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट है पढ़ाई का, जो हम पहले से जो एक तरीके से पढ़ते आए हैं स्कूल के बच्चे, वो बहुत ज़्यादा उस अगर हम उस इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, तो उसमें बच्चे की परफ़ॉर्मेंस क्या होगी, वो बहुत हाई होगी और वो आईक्यू के टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेगा, अगर ऊपर के 2 इंटेलिजेंस की बात की जाए। अगर जो नेक्स्ट 3 तरह की इंटेलिजेंस है, वो किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें हम म्यूज़िकल इंटेलिजेंस और बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को देखते हैं। और जो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, ये पर्सनल इंटेलिजेंस है कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी से बहुत अच्छा रिलेशन बना पा रहा है, कोई व्यक्ति नहीं बना पा रहा है, वो केवल अपने आप को ही समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस तरह की जो इंटेलिजेंस है वो पर्सनल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। तो गार्डनर ने ये बोला कि जो ऊपर की 2 हैं, जिसमें जहाँ पर हमने लॉजिकल इंटेलिजेंस और हमने जो है वो कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात की, तो ये बच्चे की परफ़ॉर्मेंस को बढ़ाने में या आईक्यू में बहुत अच्छा स्कोर करने में ये इंटेलिजेंस जो है वो बहुत हेल्प करेगी। लेकिन बाकी की जो 3 इंटेलिजेंस हैं वो किसी को आर्टिस्ट बनाने में और जो इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, वो एक पर्सनल इंटेलिजेंस की तरह काम करती है। जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, वो किसी भी व्यक्ति किस तरीके से दूसरे के फीलिंग्स को, दूसरे के इंटेंशंस को, उसके मोटिवेशंस को किस तरीके से समझ रहा है, उसके बारे में बात करती है। और जिनके अंदर ये वाली क्वालिटी बहुत हाई होती है, ये लोग सेल्स और टीचिंग, काउंसलिंग, पॉलिटिक्स की तरह की का करियर ज़्यादा चूज़ करते हैं। जबकि जो इंट्रापर्सनल है, वो अपने आप को समझना और अपने इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ़ को बनाने में यूज़ करना, इस तरह की इंटेलिजेंस जिसके अंदर होती है। तो ये लोग जो हैं वो अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं और ये जो 2 तरह की लास्ट इंटेलिजेंस है जो नेचुरलिस्टिक और एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस हमने बताया वो फिलॉसफिकल चीज़ों से जो है वो ज़्यादा रिलेटेड है। तो फिलॉसफर जितने दार्शनिक लोग होते हैं, उनके अंदर ये इंटेलिजेंस हमें देखने को बहुत मिलती है। जो बहुत ही स्पिरिचुअल हैं यानी जो पूजा-पाठ बहुत करते हैं, उनके अंदर एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हमें देखने को बहुत हाई मिलती है। तो इस तरीके से गार्डनर ने इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब किया कि इंटेलिजेंस अगेन मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, केवल एक इंटेलिजेंस के अंदर नहीं मिलती है। और गार्डनर की जो बुक थी इन फ्रेम ऑफ माइंड जो उन्होंने 1983 में उन्होंने लिखी थी, उसमें पर्सनल इंटेलिजेंस को एज़ अ पीस की तरह उन्होंने लिया क्योंकि ये जो है पर्सनल इंटेलिजेंस जो होती हैं, ये कई सारे कल्चर्स के साथ कह सकते हैं कि क्लोज़ली रिलेटेड होती हैं और एक-दूसरे से इंट्रापर्सन, इंटरपर्सन दोनों ही एक-दूसरे से रिलेटेड हैं। उन्होंने कहा कि जो ये 2 तरह की जो पर्सनल इंटेलिजेंस हैं, ये हमारी लाइफ़ को एक सेंस देती हैं, समझने की कोशिश करती हैं लोगों को। तो गार्डनर ने ये बताया कि जो 7 इंटेलिजेंस थी, ये
एक दूसरे से एक तरीके से अलग-अलग तरीके से ऑपरेट होती हैं और जो है वो स्किल्स और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो इस तरीके से गार्डनर की जो थ्योरी थी जिसमें उन्होंने 7 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया और गार्डनर की जो थ्योरी है वो जिसमें कि उन्होंने सबसे ज़्यादा लिंग्विस्टिक और लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पे सबसे ज़्यादा उन्होंने फ़ोकस किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये जो दोनों इंटेलिजेंस है ये बच्चे की परफॉर्मेंस को या बहुत अच्छा आईक्यू स्कोर करने में बहुत ही मदद करती हैं और इस तरह की इंटेलिजेंस जो है हमें जितने भी लोग होते हैं जैसे कि साइंटिस्ट हैं ये हैं प्रॉब्लम सॉल्वर इन सब के अंदर बहुत हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो इसके बारे में बताया। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है उसमें 7 तरह की इंटेलिजेंस हमने देखी कि कोई व्यक्ति म्यूज़िक में बहुत इंटेलिजेंस लिए हुए है, कोई पर्सन जो है वो नेचुरल उसमें इंटेलिजेंस लिए अपने वातावरण को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है, कोई बहुत ही अच्छा फिलोसोफर बन रहा है, किसी के अंदर साइंटिस्ट होने का बहुत अच्छा गुण है। तो जो भी अगर है साइंटिस्ट है तो उसके अंदर कौन-सी इंटेलिजेंस हमें देखने को मिल रही है। इस तरीके से गार्डनर ने हर एक इंटेलिजेंस को अपनी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है हमारी स्टर्नबर्ग की टैरकेट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इन्होंने भी अपने तरीके से इंटेलिजेंस को डिफाइन किया और इन्होंने भी यही बात कही कि जो इंटेलिजेंस है उसमें कई सारे हमें जो है वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं, कई सारी मेंटल संज्ञानात्मक क्षमताएं बहुत सारी जो हैं वो देखने को एक साथ मिलती हैं। तो रॉबर्ट जेफरे स्टेनबर्ग जो कि 8 दिसंबर 1949 में इनका जन्म हुआ था, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और साथ ही साथ साइकोमेट्रिशियन थे। इन्होंने बीए की डिग्री जो है वो येल यूनिवर्सिटी से ली थी और पीएचडी की डिग्री इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से गॉर्डन बावर के सुपरविजन में इन्होंने ली थी। इन्होंने ओक्लामा स्टेट यूनिवर्सिटी से प्रोवोस्ट थे ये और ये डीन ऑफ आर्ट्स बने और साइंस बने टफट्स यूनिवर्सिटी के और आईबीएम प्रोफेसर जो थे ये आईबीएम प्रोफेसर थे और साइकोलॉजी के और एजुकेशन में येल यूनिवर्सिटी से इन्होंने इस चीज़ को लिया था। इन्होंने 10 ऑनरी डॉक्टरेट्स जो है वो फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन और 8 यूरोपियन यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये लिया था और उन्होंने उसके बाद जर्मनी में भी इन्होंने प्रोफेसरेट की डिग्री ली, तो इन्होंने कई जगह पर काम किया है। इन्होंने ट्रायडार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप किया स्टर्नबर्ग ने, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी थी, क्योंकि इन्होंने इसमें सोशल और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, कहने का मतलब है कि जो सामाजिक फैक्टर्स हैं और जो हमारे पर्यावरण के फैक्टर्स हैं, इनको इन्होंने बताया ह्यूमन एबिलिटीज़ को समझाने में। तो कहने का ये मतलब है कि इन्होंने सोशल फैक्टर्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया कि इंटेलिजेंस को अगर हमें समझना है तो हमें सोशल फैक्टर और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है ह्यूमन एबिलिटीज़ के टर्म्स में। जो स्टर्नबर्ग ने जो है 1985 में ये थ्योरी दी थी और इन्होंने अपनी थ्योरी में जो है 3 तरीके की इंटेलिजेंस को बताने की कोशिश की है। जैसे कि गार्डनर ने 6 इंटेलिजेंस दिया, स्टर्नबर्ग ने इसको 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में डिवाइड कर दिया। एक थी एनालिटिक यानी एकेडमिक इंटेलिजेंस और दूसरा है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों तरह की जो इंटेलिजेंस है उनमें एनालिटिकल प्रॉब्लम्स जो है वो को अच्छी तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया कि किस तरीके से व्यक्ति जो है वो कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व करता है, कैसे उसके एक सही आंसर पर पहुँचता है। इस तरह की चीज़ों पर उन्होंने बताया और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है उन्होंने किस तरीके से प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करना, उसको फ़ॉर्मुलेट करना, उसको किस तरीके से इन्फॉर्मेशन सीकिंग अप्रोच लेके चलना, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो कहने का ये मतलब है कि उन्होंने 2 तरीके से जो है वो अपनी थ्योरी को में गार्डनर ने जहाँ पे इतनी सारी इंटेलिजेंस बताई थी, उन्होंने 2 में उसको जो है वो विभाजित कर दिया। एक उन्होंने बताया एनालिटिकल इंटेलिजेंस और दूसरा उन्होंने बताया प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो स्टर्नबर्ग की जो है वो थ्योरी को अगर देखा जाए तो उन्होंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 थ्योरीज़ में सब थ्योरीज़ में डिवाइड किया है। पहला है कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी जिसमें कि किसी भी चीज़ का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके का मैकेनिज़्म है, इसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की, किस तरीके से नॉलेज को लिया जाता है। उसके बाद है एक्सपेरिएंशियल सब थ्योरी, तो इसमें जो है उन्होंने बताया कि किस तरीके से नई-नई सिचुएशन का जो है हम लेते हैं उसको उसमें नई सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद है कॉन्टेक्सचुअल सब थ्योरी जिसमें उन्होंने बताया कि जो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एनवायरनमेंट में समायोजन स्थापित करने के लिए और किस तरीके से हम किसी भी एनवायरनमेंट को बेहतर तरीके से
चूज़ कर सकते हैं, अगर किसी के अंदर ये वाला इंटेलिजेंस बहुत हाई है, तो इस तरीके से उन्होंने बताया। तो जो स्टर्नबर्ग थे, उन्होंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया बुद्धि का और उसको 3 सब थियरीज़ में उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की, जिसमें पहला था कॉम्पोनेंशियल सब थियरी, जो कि मेंटल प्रोसेस है उनको बताने की कोशिश करती है कि बिहेवियर किस तरीके से हमारा जो है वो जनरेट होता है। कॉन्टेक्चुअल सब थियरी है, जिसके अंदर हमें उन्होंने जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड यानी जो बाहर का जो वातावरण है वो किस तरीके से हमारे इंटेलिजेंस को परिभाषित करता है। और एक्सपेरिएंशियल सब थियरीज़ में जो है वो रिलेशन बिटवीन बिहेवियर और जो भी हमको टास्क दिया गया है और जो भी हम उस टास्क को जिस तरीके से निभा रहे हैं, उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो अगर ट्रायर्किक थियरी को देखें तो कॉम्पोनेंशियल सब थियरी में हमारे मेटा कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं, परफॉर्मेंस आ जाता है, जिस तरीके से हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, वो आ जाता है। एक्सपोनेंशियल सब थियरी में हमारे नई-नई चीज़ों को लेना, नॉवेल्टी आ जाती है, ऑटोमेशन आ जाता है। और कॉन्टेक्सचुअल में किसी भी वातावरण के साथ हमारे अडॉप्ट करने के तरीका, हमें उसे सिलेक्ट करने का तरीका, उसको शेप करने का तरीका, अपने वातावरण को अपने हिसाब से जब हम शेप करते हैं, तो वो सब हमारा कॉन्टेक्सचुअल थियरी के अंदर आ जाता है। तो कॉम्पोनेंशियल एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है वो बच्चे की एकेडमिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क को बहुत इंक्रीज़ करता है। वो बहुत अच्छी तरीके से किसी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकता है, अगर उसके अंदर ये वाला कंपोनेंट बहुत हाई है। किसी भी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता है, पज़ल्स को सॉल्व कर सकता है। तो अगर बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, वो इसकी वज़ह से बहुत हाई होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो उसका मतलब कॉम्पोनेंशियल एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है, उसके अंदर बहुत हाई देखने को मिलता है। उसके अंदर कई सारे मेटा कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग बहुत अच्छी तरीके से वो कर पाएगा, किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर सकता है बच्चा, किसी अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमें मेटा कंपोनेंट्स जो कि कॉम्पोनेंशियल का पार्ट है, वो देखने को मिलता है। इसके अंदर एक और कंपोनेंट आता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, तो उसके अंदर जो है बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को या संगठनात्मक प्रक्रिया को किस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है, किस तरीके से जो है वो मेमोरी को जो है वो में चीज़ों को याद कर रहा है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में रख रहा है, कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, मेंटल कैलकुलेशन कैसे कर रहा है, इस चीज़ों को देखने को मिलता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी से कैसे चीज़ों को याद करता है, ये सब हमारा परफॉर्मेंस कंपोनेंट है। उसके बाद नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट भी इसके अंदर आता है, जिसमें कि नई-नई नॉलेज को लर्न करना, उसे एक्सेप्ट करना, नई-नई स्ट्रैटेजीज़ को बनाना चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल सब थियरी में आता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि कॉम्पोनेंशियल जो एस्पेक्ट है, उसके अंदर 3 एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। मेटा कंपोनेंट्स कि कैसे हम चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कंपोनेंट कैसे उन चीज़ों को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे हम नॉलेज को ग्रहण कर रहे हैं वातावरण से, ये नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट हो गया। उसके बाद जो दूसरी सब थियरी थी एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव फेसेट सब थियरी। तो यहाँ पर नई-नई सिचुएशन से अपने आप को सक्सेसफुली हम कैसे डील कर ले रहे हैं, कैसे अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, कैसे जो व्यक्ति है वो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी तरीके रचनात्मक तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर रहा है, अपने प्रॉब्लम के लिए नए-नए आंसर्स को ढूँढ रहा है, कई सारे अल्टरनेटिव्स को ढूँढ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव सब थियरी में आ जाता है। इसके अंदर जो है वो कह सकते हैं कि कैसे जो हम एक्सटर्नल रियलिटी से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर की चीज़ें क्या हैं, उसमें हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेरिएंशियल उसमें देखने को हमें मिलती हैं। तो स्टर्नबर्ग ने जो है वो इस वाली जो थियरी जो पार्ट था उसको 2 पार्ट्स में विभाजित किया, नोवेल्टी एंड ऑटोमेशन। तो नोवेल्टी का मतलब है कि नई सिचुएशन से हम किस तरीके से रूबरू हो रहे हैं, किस तरीके से उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और किस तरीके से हमें नोवेल सिचुएशन में अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नई सिचुएशन आई है, तो उसमें हम किस तरीके से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से उसमें अपना जो टास्क है उसको परफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब हमारे नोवेल्टी में आ जाता है। एंड ऑटोमेटेड में जो है वो हम कितनी बार किसी चीज़ को जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है हम उसको परफ़ॉर्म कर रहे हैं और कोई भी उसको परफ़ॉर्म करने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा थॉट हमारे अंदर नहीं आ रहा है, ऑटोमेटेड आ रहा है, यानी अपने आप से आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे ऑटोमेशन में आ जाती हैं। तो उन्होंने कॉम्पोनेंशियल जो एक्सपेरिएंशियल कंपोनेंट था, उसको 2 पार्ट्स में ब डिवाइड किया। नोवेल्टी यानी क नई-नई सिचुएशन को समझने की कोशिश करना और ऑटोमेशन का मतलब है कि कई बार चीज़ों को परफ़ॉर्म करने की कोशिश करना और उसको ख़त्म करना और उसके बाद कोई भी उसमें सिंगल चीज़ को छोड़ने की कोशिश ना करना,
तो ये सब चीज़ें हमारी जो है वो ऑटोमेटेड में आ जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड इनका सब थ्योरी था वो था कॉन्टेक्सचुअल और प्रैक्टिकल फेसेट ऑफ सब थ्योरी। तो यहाँ पर इन्होंने जो स्टर्नबर्ग ने जो है इस इंटेलिजेंस को कि हम किस तरीके से सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं चीज़ों को समझने के लिए। इसके बारे में उन्होंने बात किया कि जब हम किसी भी सिचुएशन में आते हैं, तो सबसे पहला ये हमारा होता है कि हम उस सिचुएशन के साथ अडॉप्ट करें अच्छे तरीके से। अगर हम उस सिचुएशन से अच्छी तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो हम वहाँ पर हमें जो है वो फेलियर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की जो इंटेलिजेंस होती है, जिसको कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा गया है, ऐसे लोगों को स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है कि ये लोग बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन के साथ क्या हो जाते हैं, अडॉप्ट हो जाते हैं। उसके बाद अडॉप्ट होने के बाद अपनी एनवायरनमेंट को अपने अपने तरीके से, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको शेप कर लेते हैं कि इस तरीके से हमें जो है वो उसको शेप करना है। जैसे अगर कोई टीचर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे से पूछ रहा है, तो वो ये कहता है कि हाथ खड़ा करिए जिनको इस प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो अपने एनवायरनमेंट को क्या कर लेता है, शेप कर लेता है। और उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस आता है कि हमें कोई भी, मान लीजिए अब कोई प्रॉब्लम है, तो उसका किस तरीके से कोई नया अल्टरनेटिव हमें ढूँढने की कोशिश करना है, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट में जो भी हमारी डिमांड्स हैं उसको हम सैटिस्फाई कर पाएँ। तो इस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसीजर आता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जो लोग जिनके अंदर ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है, कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस हाई होती है, जिनको पता है कि हर एक सिचुएशन में किस तरीके से हमें अडॉप्ट करना है, किस तरीके से उसको शेप करना है या किस तरीके से उसका सिलेक्शन करना है, तो उन लोगों को स्ट्रीट स्मार्ट्स कहा जाता है। उनके अंदर ये इंटेलिजेंस बहुत जो है वो हाई होती है। तो जो स्टर्नबर्ग की जो ट्रायर्किक थ्योरी थी, ये बहुत ही एक अच्छा बैलेंस बनाती है एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ के बीच में, कि जिन लोगों में ये बहुत ज़्यादा हाई है, उनके अंदर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना, यानी अपने वातावरण को समझने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं, कंपेयर कर पाते हैं या उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल एबिलिटी है, ये हमारे, कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट को समझने में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें योगदान देती है। और ऐसे लोगों में हमें एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल थिंकिंग सब हमें देखने को मिलती है। तो स्टर्नबर्ग की थ्योरी जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट थ्योरी थी, जहाँ पर गार्डनर ने इतनी इंटेलिजेंस को बताया, उन्होंने 2 उसमें इसको विभाजित करने की कोशिश की और अपनी थ्योरी को उन्होंने दिया। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो अभी तक हमने यूनिट 1 में देखा था कि जो जितने भी थियरिस्ट थे या जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इंटेलिजेंस को एज़ अ सिंगल यूनिट के टर्म्स में बताया। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी अप्रोच के लोग थे, उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस है वो केवल एक सिंगल यूनिट से हमारा नहीं बना हुआ है। इसमें हमें कई सारी मल्टीपल इंटेलिजेंस देखने को मिलती हैं। और इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण मॉडल था वो था गार्डनर का जो है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जिसमें उन्होंने कुछ डायमेंशंस के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो गिलफोर्ड का जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल था, जिसमें उन्होंने 150 फैक्टर्स के बारे में बताया कि ये सारे 150 फैक्टर्स किस तरीके से इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं, जिसको उन्होंने 3 डायमेंशन में विभाजित किया था, कंटेंट में और उसके बाद ऑपरेशन में, जिसमें कंटेंट में उन्होंने 5 जो है वो यूनिट्स के बारे में, कैटेगरीज़ के बारे में बताया, ऑपरेशन में उन्होंने 5 कैटेगरीज़ के बारे में बताया और उन्होंने प्रोडक्ट में जो है वो 6 कैटेगरीज़ के बारे में बताया, यानी टोटल 150 कैटेगरीज़ के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी थी वो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने जो है वो इंटेलिजेंस, कौन-कौन सी इंटेलिजेंस जो है देखने को मिलती है लोगों में। तो उनमें उन्होंने सबसे पहले लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ऐसे लोग पोएट और जो है वो टीचर, पॉलिटिशियन बहुत देखने को मिलते हैं, जिनका भाषा पर बहुत ही अच्छा कमांड होता है। लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिसमें बहुत देखने को मिलती है, जिनके अंदर तार्किक क्षमता बहुत होती है और जितने भी गणितीय समस्याएँ होती हैं, वो उसको बेहतरीन तरीके से जब वो सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसे लोग साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर बहुत हाई है, वो लोग सिंगर्स हैं, कंपोज़र्स हैं, जिनके अंदर म्यूज़िक को लेकर के बहुत ही अच्छी समझ है। बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस ऐसे लोग अपने बॉडी को अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, अपने बॉडीली मूवमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। उसके बाद है स्पेटियल इंटेलिजेंस, ऐसे लोगों को 3D डायमेंशन चीज़ें जो है समझने में बहुत ही आसानी होती है। ऐसे लोग आर्किटेक्ट हैं, चेस प्लेयर्स हैं, चैंपियंस ऐसे लोग देखने को मिलते हैं चेस में। इंटरपर्सन जिनकी इंटेलिजेंस बहुत हाई है, ये लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों की इमोशंस को समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, जिनके अंदर इंटरपर्सन बहुत इंटेलिजेंस हाई होती है। ऐसे लोग सेल्स, पॉलिटिशियंस, मैनेजर्स, टीचर्स एंड सोशल वर्कर्स बहुत अच्छे होते हैं। इंट्रापर्सन इंटेलिजेंस हैं जो कि अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। कह सकते हैं कि ऐसे लोग थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, इनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता होता है। तो ऐसे लोग जो है वो बेसिकली अकेले काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लॉयर्स हैं, राइटर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, इनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हमें देखने को ज़्यादा मिलती है। फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो अपने वातावरण को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, और एग्जिस्टेंशियल जो कि फिलोसोफर्स टाइप के हैं, जो कि उसको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो गार्डनर ने बोला कि जो पहले की 2 इंटेलिजेंस है वो ट्रेडिशनल आईक्यू मेथड से बहुत रिलेटेड है। इसमें बच्चा बहुत अच्छा आईक्यू में स्कोर करता है। बाकी की जो 3 इंटेलिजेंस हैं वो आर्टिस्ट को बनाने में बहुत मदद करती हैं, और जो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल है वो हमारी पर्सनल इंटेलिजेंस है, इसके बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद स्टर्नबर्ग ने इसी को जो है वो 2 उसमें जो है वो विभाजित कर दिया स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी में। इन्होंने कहा 2 फैक्टर्स हैं, एक एनालिटिकल फैक्टर और एक है प्रैक्टिकल फैक्टर। और स्टर्नबर्ग की थ्योरी में जो कह सकते हैं कि जो सोशियो कल्चरल कंपोनेंट था वो बहुत देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस जो है वो है जो अपने वातावरण में जहाँ पे हम अच्छी तरीके से अपने वातावरण को समझ पा रहे हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी को 3 पार्ट्स में दिया। कॉम्पोनेंशियल थ्योरी, जिसके अंदर 3-4 कंपोनेंट थे, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस, एक्विजिशन कंपोनेंट, ट्रायकिक में एक्सपेरिएंशियल सब थ्योरी में नोवेल्टी एंड ऑटोमेशन, एंड कॉन्टेक्चुअल में अडाप्टेशन, सिलेक्शन और शेपिंग के बारे में उन्होंने बताया। और इस तरीके से उन्होंने बताया कि जिन लोगों में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, जो अपने कॉन्टेक्स्ट को यानी अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उनको स्ट्रीट स्मार्ट्स कहा गया। ऐसे लोग बहुत अच्छी तरीके से अडाप्ट कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन से, उसको शेप कर लेते हैं और नए-नए अल्टरनेटिव्स को ढूँढ लेते हैं अपनी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए। तो ये था यूनिट 2, थियरीज़ ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थैंक यू।